दोस्तों नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1887 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी दास था, वहीं माता का नाम प्रभावती बोस था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए और एक वर्ष बाद ही 1920 में इन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की। न केवल उत्तीर्ण की बल्कि चौथा स्थान प्राप्त किया, परंतु इन्होंने इसकी नियुक्ति नहीं ली। अपनी नियुक्ति के पहले ही इन्होंने आईसीएस के पद से त्यागपत्र दे दिया और भारत की आज़ादी के लिए वापस भारत लौट आए। भारत आने के बाद सुभाष बाबू ने सबसे पहले महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास से 1921 में भेंट की, उनसे मुलाकात की। इसी समय 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का शाही दौरा था, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही थी। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत काले झंडे दिखाकर किया जा रहा था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी विरोध में सुभाष चंद्र बोस भी कूद पड़े। 10 दिसंबर 1921 को सुभाष चंद्र बोस को अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के शाही दौरे के विरोध में पहली बार जेल गए। आप जानते हैं 1923 में कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास ने। सीआर दास कलकत्ता के महापौर चुने गए थे। इसी समय 27 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी 1924 में नियुक्त किया गया था, परंतु कुछ समय बाद ही सरकार ने इन पर क्रांतिकारी षड्यंत्र का आरोप लगाकर इन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया था। लेकिन जेल में इनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, जिसके आधार पर 1927 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये पुनः राजनीति में सक्रिय हो गए। आप जानते हैं 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है। ठीक है, चूंकि नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई बात नहीं थी, जबकि 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया था। इसी बात से सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू नाराज हो जाते हैं और आपको याद रखना 1929 में इसीलिए वो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। जनवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, 41 वर्ष की उम्र थी इस समय इनकी। अब तक अध्यक्षों में सबसे कम आयु के ये अध्यक्ष बने थे। 1938 में ही राष्ट्रीय योजना समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। चूँकि 1938 में जो भी उन्होंने कार्य योजनाएं सोची थी कांग्रेस के लिए, सुभाष चंद्र बोस ने एक वर्ष का समय पर्याप्त नहीं होता, इसीलिए वो दोबारा अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का निश्चय करते हैं, परंतु गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन था उसके लिए सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी की तरफ से खड़े होते हैं। तो ऐसा पहली बार था कि कांग्रेस के दो दो व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले? सुभाष चंद्र बोस को, अर्थात ये विजयी हुए। पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सीतारमैया की हार को गांधी जी ने अपनी हार माना। ठीक है, और ये नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को मनाने का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु गांधी जी को भी राजी ना कर सके। अतः गांधी जी के विरोध को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसी वर्ष इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? मार्च 1939 में। कहाँ पे की? कानपुर के निकट उन्नाव के मूकर में। ठीक है, याद रखिएगा। ये संस्थापक थे और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं। अन्य सदस्यों को याद रखिएगा, स्वामी सजानंद, विश्वम्बर दयाल त्रिपाठी। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। इसी स्थिति का लाभ लेते हुए फॉरवर्ड दल ने जो अंग्रेज विरोधी गतिविधियां थी उनको काफ़ी तेज कर दिया था, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। ठीक है, बोस ने जब देखा कि गांधी और कांग्रेस की मुख्य धारा को अपने तात्कालिक दृष्टिकोण से जोड़ने का उनका प्रयत्न सफल नहीं हो सका, तब इस संघर्ष को संयोजित करने के लिए उन्होंने सोचा कि उन्हें देश से बाहर जाना चाहिए और वहीं से वे स्वतंत्रता आंदोलन को चलाएंगे। इसीलिए वो क्या करने लगते हैं, अपने भेष को बदलने के लिए अपनी दाढ़ी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय वो नज़रबंद थे अपने ही घर में। ठीक है, और अपने कुछ विश्वास पात्रों का सहारा लेते हैं, अपने ही परिवार के लोगों का। ठीक है, अपनी भतीजे का, भतीजी में जैसे इला थी, भतीजे से सिर अरविंद द्विजन थे। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक झूठा एक परिचय पत्र छपवाते हैं जिसमें इनका नाम होता है मोहम्मद जियाउद्दीन, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर।
ठीक है। साथ में एड्रेस होता है इनका सिविल लाइन्स जबलपुर, और ये यहाँ से 17 जनवरी 1941 को अपने घर से निकल पड़ते हैं, ठीक है, दिल्ली के लिए। लेकिन दिल्ली के एक स्टेशन पहले ही उतर जाते हैं और वे दूसरे रास्ते से दिल्ली पहुँचते हैं, जहाँ पे फ्रंटियर मेल पकड़कर उत्तर पश्चिम सूबे की राजधानी पेशावर पहुँचते हैं। पेशावर पर इनको एक व्यक्ति मदद करते हैं जिनका नाम होता है भगत राम तलवार। ये कीर्ति किसान पार्टी के कार्यकर्ता थे, ठीक है। इन्हीं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना गाइड बनाते हैं, और यहाँ पर भी अपना नाम बदल के क्या रख लेते हैं, रहमत खान, ताकि अंग्रेज इन्हें ट्रेस ना कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद एक ट्रक में सवार होकर काबुल पहुँचते हैं। काबुल पहुँचकर इटली के दूतावास से उन्हें मदद मिलती है। उन्हें मास्को से जर्मनी जाने का पासपोर्ट दिया जाता है। नेताजी का नाम यहाँ पे होता है ऑरलैंडो मजोटा, याद रखिएगा। तो 1941 को सुभाष चंद्र बोस मास्को पहुँचे। वहाँ स्टालिन, मालाटोव जैसे बड़े बड़े नेताओं से उनकी भेंट होती है। साथ में वो 1941 में बर्लिन में ही फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना करते हैं, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, ठीक है। उसके बाद ये प्रयत्न करते हैं किससे मिलने का, हिटलर से। हिटलर के समक्ष अपनी 3 मांगें रखते हैं। उन्हें बर्लिन रेडियो स्टेशन से ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने की छूट दी जाए, जर्मनी में भारतीय युद्ध बंदियों में से लोगों को चुनकर आज़ाद हिंद फौज बनाने की स्वतंत्रता दी जाए, और तीसरी मांग थी तीनों देशों यानी जर्मनी, इटली, जापान भारतीय स्वाधीनता की संयुक्त घोषणा करें। तीसरी मांग हिटलर नहीं मानते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट मना भी नहीं करते, इस मांग को वो लटका देते हैं, ठीक है। अतः ये भेंट असफल रही। अब नेताजी विचार करने लगते हैं कि उन्हें कहाँ, एशिया वापस जाना चाहिए, और इनको एशिया से बुलावा भी आ रहा था, भी हम पढ़ेंगे। सत्यानंद पुरी और रास बिहारी बोस ने इन्हें एशिया बुलाया था। बात करते हैं प्रथम आज़ाद हिंद फौज की, फर्स्ट आज़ाद हिंद फौज की। 1941 में जब जापानियों ने मलाया पर आक्रमण कर अंग्रेजी सेना को परास्त किया, तो पहली बटालियन के अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह अन्य कुछ अधिकारियों ने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आप देख रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और अंग्रेजी सेना से हमारे ही देश के सैनिक थे, कौन कौन, कैप्टन मोहन सिंह और अन्य अधिकारी, ठीक है। ये जापानी इनको हरा देते हैं और ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। ज्ञानी प्रीतम सिंह और जापानी अधिकारी मेजर फुजिहारा के समझाने बुझाने पर कैप्टन मोहन सिंह भारतीय स्वतंत्रता के लिए जापानियों से मिलकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कैप्टन ज्ञानी प्रीतम सिंह समझाते हैं कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने से कोई औचित्य नहीं बनता, हमें उनकी तरफ से न लड़के भारत के लिए लड़ना चाहिए, और भाई ब्रिटेन का दुश्मन उस समय जापान था, तो जापान के साथ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज बनाने को कहा। मोहन सिंह इसके लिए तैयार हुए और प्रथम आज़ाद हिंद फौज जिंता में बनाई गई, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहली आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई गई थी, जिंता में बनाई गई थी, ठीक है। 15 फरवरी 1942 को जापानियों ने सिंगापुर जीत लिया। मेजर फुजिहारा ने भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह के हवाले कर दिया, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें स्वामी सत्यानंद पुरी ने बताया कि हम एक टोक्यो में सम्मेलन करेंगे, और सम्मेलन में कौन कौन शामिल होते हैं, रास बिहारी बोस और सत्यानंद पुरी, साथ में अन्य बड़े नेता। और इसी समय पर सत्यानंद पुरी बताते हैं कि 2 फरवरी 1942 को उन्होंने सुभाष को एक तार भेजा है, और उन्होंने निमंत्रण दिया है कि वो एशिया में आकर आंदोलन करें, उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करें, और सुभाष चंद्र बोस ने उनकी इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया है, ठीक है। उस समय एक और घटना होती है, आज़ाद हिंद फौज का विघटन होने लगता है। कारण क्या होता है, जापानी सरकार के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए जो कार्यालय था वो मेजर फुजिहारा के समय था, ठीक है, परंतु अब इसे कर्नल इवाकरो के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। कर्नल इवाकरो भारतीयों की भावनाओं को समझने में असफल रहे, अतः भारतीय सैनिकों और जापानी सैनिकों के बीच मतभेद बढ़ने लगा। मतभेद इतना ज़्यादा था कि अब जो जापानी सेना के लोग थे वे भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे, और कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह को बंदी बनाकर टापू भेज दिया गया। जैसे ही कैप्टन मोहन सिंह को बंदी बनाया गया 1942 में, स्वतः ही आज़ाद हिंद फौज का विघटन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं सुभाष चंद्र बोस की तरफ। रास बिहारी बोस ने 1915 में रास बिहारी बोस 1915 से ही जापान में रह रहे थे, अब वे वृद्ध हो चले थे। उन्हें अब सुभाष चंद्र बोस से ही एकमात्र आशा रह गई थी। उन्होंने लीग और INA का जो दायित्व था वो सुभाष चंद्र बोस को सौंपना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे इस चिंता से मुक्त हो जाएं। 1943 में आपको याद रखना है, लीग का मुख्यालय, स्वतंत्रता लीग का मुख्यालय बैंकॉक से सिंगापुर
स्थापित कर लिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर 8 फरवरी 1943 को आबिद हसन के साथ गुप्त रूप से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं। ठीक है, रास्ते में वे टोक्यो वगैरह में भी रुकते हैं, जहाँ पे जापानी प्रधानमंत्री तेजो से वो 2 बार मिलते हैं, जापानी संसद डायट से भी मिलते हैं। और जब वे टोक्यो पहुंचते हैं तो रास बिहारी बोस उनका स्वागत करते हैं और 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी को स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर सौंपी। उन्हें इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष बनाया गया। यहीं पर उन्हें नेताजी कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेताजी ने INA के सैनिकों को दिल्ली चलो का नारा दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 1943 में नेताजी ने INA के सर्वोच्च कमान का गठन किया और सर्वोच्च सेनापति पद पर स्वयं आसीन हुए। ठीक है, इस पद को उन्होंने स्वयं ग्रहण किया। रानी झांसी के नाम से उन्होंने एक महिला रेजिमेंट भी बनाई थी। ठीक है, जिसका अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन रानी झांसी महिला रेजिमेंट की अध्यक्ष कमांडर चुनी गई थी। इसी समय जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जिसके नेता सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने अस्थायी सरकार की घोषणा की। कब की, याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 1943। ये भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय है। इस दिन नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज सरकार के राष्ट्राध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री बने, युद्ध मंत्री बने और विदेश मंत्री बने। ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को महिला संबंधी मामलों की मंत्री कमांडर बनाया गया। SA अय्यर को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था कर्नल S चटर्जी को। तो इस तरह के अन्य मंत्रालय अन्य मंत्रियों को प्रदान किए गए। ठीक है, 25 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज ने क्या किया, अमेरिका और ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, इसी समय पे जो जापान के प्रधानमंत्री थे तेजो, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को अंडमान निकोबार द्वीप सौंप दिए। इस प्रकार आज़ाद हिंद सरकार को अपने पहले 2 प्रदेश मिले, जिनका नाम बदल दिया। तो अंडमान द्वीप का नाम रखा इन्होंने शहीद और निकोबार का नाम रखा स्वराज। ठीक है, याद रखिएगा। जनवरी 1944 में अस्थायी सरकार की राजधानी INA की सर्वोच्च कमान स्वतंत्रता लीग का मुख्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया गया। INA के 3 प्रमुख ब्रिगेड थे जो कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा, सुभाष, नेहरू, गांधी, ये 3 ब्रिगेड बनाए थे। ठीक है, इसी बीच श्रीमती हेमराज बटाई, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति इस सरकार को, यानी कि जो आज़ाद हिंद सरकार थी, उसको दान दे दी थी और इसी सेवा पर नेताजी ने इन्हें क्या सेवा के हिंद का पदक दिया था। ठीक है, इस सम्मान से सम्मानित किया था। बाद सुभाष ब्रिगेड 4 फरवरी 1944 को रंगून से अराकान की पहाड़ियों की ओर बढ़ी। 8 अप्रैल को कोहिमा किला दीमापुर कोहिमा रोड पर एक छावनी इन्होंने बनाई। ठीक है, और 13 अप्रैल को इम्फाल पर आक्रमण किया। उसके बाद 1944 में मणिपुर के मोरांग स्थान पर भारत का तिरंगा लहरा दिया। तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1944 को मणिपुर के मोरांग में इन्होंने तिरंगा फैला दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहीं पर इन्होंने कर्नल मलिक ने मोरांग को मुख्यालय बनाकर आज़ाद हिंद सरकार की ओर 2.5 महीने तक इस प्रदेश पर शासन किया। यहाँ पर नोट और डाक टिकट छपवाए गए। आज़ाद हिंद राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। लेकिन इसी समय पे क्या होता है, मानसूनी वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसकी जो रसद थी, रसद यानी खाना पीना, उन मार्गों पर जहाँ से ये आती थी रसद, उन मार्गों पर बाढ़ का पानी भर गया था। फिर भी आज़ाद हिंद फौज बहादुरी से लड़ती रही, परंतु आंधी पानी, इस मौसम में भोजन की कमी, पर्याप्त साजो सामान की कमी, हथियारों की कमी से लड़ना मुश्किल हो गया था। जापानियों की ओर से भी सहायता की उम्मीद बहुत कम थी। ब्रिटिश भारतीय सैनिकों ने भी INA को कोई मदद नहीं की। ठीक है, उसी समय पे 4 अगस्त 1944 को रंगून रेडियो से, नाम याद रखिएगा, रंगून रेडियो, अविस्मरणीय प्रसारण किया गया। महात्मा गांधी जी से भावात्मक अपील की राष्ट्रपिता। ठीक है, तो आपको याद रखना है, 4 अगस्त 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहते हैं, जय हिंद। ठीक है,
ये भावात्मक अपील थी। उल्लेखनीय है कि वही मैंने आपको बताया कि गांधी जी को सबसे पहले नेताजी ने ही राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। नेताजी ने जनसाधारण की मदद के लिए आह्वान किया, कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। परंतु 1944 में जापान की पराजय के बाद युद्ध में निर्णायक मोड़ आ गया। ठीक है, अंग्रेजी सेना लगातार बढ़ती जा रही थी, अतः अस्थायी सरकार के मंत्रिमंडल ने यह तय किया, ठीक है, अस्थायी सरकार ने क्या तय किया कि नेताजी को किसी भी दशा में शत्रु के हाथ नहीं लगने देना चाहिए, उन्हें रंगून छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। इसीलिए वो क्या करते हैं, 1944 में एक जापानी जहाज, जिसमें एक जापानी अधिकारी मिस्टर कियानो थे, उन्होंने एक जहाज की विमान की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि एक विमान जापान से रवाना हो रहा है जिसमें एक ही सीट खाली है, नेताजी यदि जाना चाहें तो वे जा सकते हैं। संभवतः विमान कहाँ, मंचूरिया जा रहा था, लेकिन नेताजी ने अकेले जाने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ घटनाक्रम के बाद उसी विमान से अब हबीबुर रहमान के साथ नेताजी रवाना हुए। ठीक है, इसी विमान से जापानी सेनापति सिदेई भी जाने वाले थे। ये लोग विमान में सवार हुए। 17 अगस्त की शाम ठीक 5:13 पर विमान उड़ा। सौगेन से विमान तुरान हवाई अड्डे पर पहुंचा। ठीक है, ईरान की राजधानी तुरान। 18 अगस्त 1945 को यह 2 इंजनों वाला सैली 97.2 मॉडल का बम फेंकने वाला बॉम्बर विमान ईरान से उड़ा हाइटो के लिए। वहां उतर नहीं सका क्योंकि खबर के अनुसार वहां पर लाल सेना यानी रूसी सेना मंचूरिया की तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए सीधा फार्मोसा द्वीप के ताइहोकू हवाई अड्डे पर चलने का निर्णय लिया गया। यहीं से ईंधन लेकर निकलने का निश्चय किया गया। दोपहर में विमान में ईंधन लिया गया। ईंधन लेने के पश्चात जैसे ही दायरेन जाने के लिए उड़ान भरी, ठीक है, रनवे पर मुश्किल से 200-300 फीट ऊपर उठा होगा कि इसमें जोरदार धमाका हुआ और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें आग लग गई। पायलट ताकीजावा और जनरल सिदेई जो सेनापति थे जापानी, ठीक है, वे विमान में ही मारे गए। चालक दल के अन्य सदस्य और यात्री किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन वे काफ़ी जल गए थे, जिसमें हबीबुर रहमान, नेताजी की वर्दी तेल से भीग गई थी, उसमें आग लग गई थी, वे गंभीर रूप से जल गए थे। ठीक है, तो सभी को 4 किलोमीटर दूर नानमेंगे सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस काफ़ी जल चुके थे, उनको 400 सीसी खून चढ़ाया गया, उनकी चिकित्सा की गई, परंतु सभी प्रयत्नों के बावजूद उसी रात्रि में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। उनका इलाज किया था डॉक्टर ताने योशी ने, उनके सहायक थे सुरुत्सा, याद रखिएगा। 2 दिन बाद कर्नल हबीबुर रहमान, जापानी मेजर नाना तैमो और एक बौद्ध पुजारी की उपस्थिति में नेताजी के कथित शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ठीक है, ताइपेई के ही एक सरकारी सप्ताहगृह में। परंतु उनकी जो मृत्यु का समाचार था वो 23 अगस्त 1945 को 2 मई न्यूज एजेंसी के माध्यम से टोक्यो के रेडियो से प्रसारित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इनकी अस्थियां रेनकोंजी मंदिर में रखी गई हैं, लेकिन नेताजी की अकस्मात मृत्यु और 5 दिन बाद उनकी मृत्यु का समाचार प्रस्तावित करने के कारण अभी भी कई लोगों को लगता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु उस घटना में नहीं हुई थी। इसके लिए 1970 में खोसला आयोग बैठा था, जिन्होंने कहा था कि मृत्यु उसी समय हो गई थी, लेकिन युद्धकालीन परिस्थितियां थी और इतने बड़े नेता की मृत्यु का समाचार अचानक नहीं दिया जा सकता था, ये संभव नहीं था, इसीलिए उसको छिपाया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आज जो इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक थे उन पर मुकदमा चला, जिसे लाल किले का मुकदमा कहा जाता है, याद रखिएगा। 1945 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों अधिकारियों पर लाल किले का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त कौन कौन से थे, नाम इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरु दयाल सिंह ढिल्लों। ठीक है, इन पर सरकार की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे की भारत में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। भारत के नामी वकील में मिलकर एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। ठीक है, इस समिति का अध्यक्ष कौन कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, इसका अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्षता कर रहे थे भूला भाई देसाई। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, लाल किले के मुकदमे की जो पैरवी कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, भूला भाई देसाई। और अन्य वकीलों में शामिल थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसिफ अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
फौजी अदालत द्वारा उक्त तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसी समय पूरे भारत में आंदोलन हो गया इसी कारण, ठीक है। हिंसा होने लगी, लाल किलों को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, ऐसे नारे लगाए जाने लगे। इस नारों के साथ लोग सड़कों में उतर आए। तो उस समय जो भारतीय वायसराय थे लॉर्ड वेबिल, उन्होंने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए अभियुक्तों को बरी कर दिया, यानी शहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों को बरी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ समिति की, जो सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई थी उसको लेकर जो संशय है उसको लेकर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद बहुत दिनों तक, इवन अभी तक भी उनके जीवित होने की सनसनीखेज खबरें प्रकाशित होती रहती थी, ठीक है। अभी भी हो जाती है, कभी भी लोग कहते हैं कि अब तो मतलब जीवित नहीं होंगे, अब तो उनकी नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मौत, मर चुके होंगे, लेकिन ऐसा कहना था कि उस घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो आपको सबसे पहले 1945 में ही एक फिगिस समिति गठित की गई थी, जिसने बताया था, जिसमें जांच की गई थी फिगिस में, समिति में, लेकिन इसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। उसके बाद 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति गठित की, जिसे कहा जाता है शहनवाज खान समिति, ठीक है। इसमें सदस्य कौन थे? शहनवाज खान, सुरेश चंद्र बोस और SN मिथैया, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो तोई होकू विमान दुर्घटना हुई थी उसी में नेताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में जो इसके एक सदस्य थे सुरेश चंद्र बोस, इन्होंने ही मानने से मना कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने अपनी अलग से रिपोर्ट प्रकाशित की थी, ठीक है। उसके बाद भी GD खोसला की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई। इन्होंने भी बताया कि नेताजी की मृत्यु उसी समय हो गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो सुभाष चंद्र बोस की जो अस्थियां हैं वो रेणुकूजी मंदिर में रखी गई हैं, और नेताजी की जो अस्थियां हैं उनकी जांच की मांग की गई है, उनके DNA परीक्षण की बात की गई है, ठीक है। और शायद अगर ऐसा होता है तो ही इनकी जो मृत्यु है उसकी रहस्य कुछ पर्दा उठ पाएगा, ठीक है। तो ये है सुभाष चंद्र बोस के बारे में ओवरऑल जानकारी। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।